अभी हम देखेंगे NSAID। NSAID की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो NSAID है वो दो रिसेप्टर पे जाके काम करती है, एक COX-1 और COX-2। COX-1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? COX-1 सारे पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह पे हर बॉडी के पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो COX-2 है वो अपने किडनी पे, CNS पे और एंडोथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, नॉन सेलेक्टिव NSAID। नॉन सेलेक्टिव NSAID ये क्या करते हैं? COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। अब COX-1 और COX-2 इनहिबिट होंगे तो क्या पेप्टिक अल्सर के रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक, एंडोमिथासिन, निमुसिलाइड, केटरॉक, मिफिनामिक एसिड। ठीक है, अब अपन सेलेक्टिव NSAID की बात करें तो सेलेक्टिव किसको इनहिबिट करेगा? कौन से रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा? COX-2 को इनहिबिट करेगा। इससे पेप्टिक अल्सर के चांसेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक। इसलिए अपन मेनली जो COX-2 को इनहिबिट करती है उसको देते नहीं है, क्योंकि ये MI के चांसेस बढ़ा देता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ा देता है, तो फिर क्या मतलब? तो इसलिए अपन मेनली नॉन सेलेक्टिव NSAID देते हैं। इसके एग्जांपल ये हो गए, और यूजेस क्या क्या है? पेन में देते हैं, इन्फ्लामेशन में देते हैं, फीवर में देते हैं, और साइड इफेक्ट क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करवाते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करवाते हैं। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि COX-1 और ये COX है क्या एक्चुअली, जो ये जहाँ पे NSAID जाके COX को इनहिबिट कर रहा है, वो COX को इनहिबिट क्यों कर रहा है? तो पहले ये देख लेते हैं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। फॉस्फोलिपिड होते हैं हमारी बॉडी में। फॉस्फोलिपिड क्या बनाते हैं? एरिकोनोइडिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एरिकोनोइडिक एसिड बनाती है। एरिकोनोइडिक एसिड COX पे और LOX पे जाके, COX और LOX रिसेप्टर होते हैं, उन पे जाके उनको स्टिमुलेट करवाता है। अब अपन COX का देखते हैं। एरिकोनोइडिक एसिड आके COX को स्टिमुलेट करवाएगा और क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करवाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करवाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं? मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन की सीक्रेशन को बंद कर रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की सीक्रेशन को कौन बंद कर रहा है? NSAID। कैसे बंद कर रहा है? COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करके कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं PCM, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का क्या है? ये एकमात्र ऐसी ड्रग है जो जिसकी नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। पेप्टिक अल्सर के चांसेस इसमें कम होते हैं। ये रीनल डिजीज़ में दे सकते हैं। रीनल डिजीज़ में एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस है। चिल्ड्रन में अपन ये दे सकते हैं। ठीक है, PCM टॉक्सिसिटी क्यों होती है? अकर्स ड्यू टू ओवरडोज के कारण, लिवर डैमेज के कारण, क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण। ठीक है, टॉक्सिसिटी कब होती है? पहले तो देखते हैं PCM की डोज क्या है। एडल्ट डोज है 500 mg। ठीक है, और पर डे 24 घंटों तक अपन 4 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने 24 आवर्स में 4 ग्राम से ज़्यादा ले ली तो क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी, PCM की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो कोई अगर पेशेंट हॉस्पिटल में गया, 2 से 4 घंटों में चला गया, टॉक्सिसिटी के 2 से 4 घंटों में चला गया, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे, चारकोल के साथ। चारकोल से गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे, और जो PCM की टॉक्सिसिटी हुई थी वो सही हो जाएगी। कोई पेशेंट 4 घंटों बाद में गया तो डायरेक्ट एंटीडोट लगाना पड़ेगा, गैस्ट्रिक लेवाज से कुछ नहीं होगा। और PCM टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है? N-एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, N-एसिटाइलसिस्टीन। अब अपन देखते हैं एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन क्या है? ये ओनली इरिवर्सिबल COX इनहिबिटर है। ठीक है, इसमें एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी भी है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ वायरल फीवर। ठीक है, जिस चाइल्ड में वायरल फीवर हो रखा हो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कौन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? एस्पिरिन। क्यों है? क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम। एक रेस सिंड्रोम होता है चिल्ड्रन में, उसका चांसेस एस्पिरिन बढ़ा देता है। और क्या है? ये क्या करवाता है? हाइपर यूरेसेमिया करवाता है। इसलिए गोट एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो यूरिक एसिड ऑलरेडी गोट में बिल्डअप है, और ये एस्पिरिन जाके और यूरेसेमिया करवा देगी, तो गोट में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब देखते हैं अपन एस्पिरिन पॉइजनिंग। एस्पिरिन पॉइजनिंग क्या होती है? एस्पिरिन के अगर हाई डोज ले ली तो क्या होगा? देखिए, रिसेप्टर सेंटर स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से CO2 कम हो जाएगा। CO2 कम होगा तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के बाद में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ये पॉइजनिंग की वजह से होगा। CO2 कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ये जो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है ना, वो रिवर्सिबल है, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसकी एस्पिरिन पॉइजनिंग में अपन क्या देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो इरिवर्सिबल था उसको रिवर्स कर देगा, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने ही नहीं देगा उसको, पहले ही रिवर्स उसको उल्टा कर देगा। फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? एस्पिरिन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, एस्पिरिन को जल्दी जल्दी बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से एस्पिरिन के जो इफेक्ट था वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन क्या है? एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो चिल्ड्रन में दे सकते हैं। ठीक है, एंडोमिथासिन क्या है? सिडेशन करवाती है और हेडेक को दूर करती है। किटोरालेक क्या है? एक NSAID है जो IV से दे सकते हैं। निमोसिलाइड क्या है? निमोसिलाइड को बच्चों में देने से क्या होता है? हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। इसकी वजह से अपन ने क्या मार्केट से इसको विड्रॉ कर लिया, मार्केट से इसको निमोसिलाइड को निकाल दिया। अब COX-2 मैंने बताया था कि COX-2 जो सेलेक्टिव NSAID है वो COX-2 पे जाके काम करेंगे, और COX-2 को क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे। COX-2 को इनहिबिट कर देंगे तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन MI के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपन यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 ड्रग्स याद कर देना कि सेलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, ये अपना ये इंपॉर्टेंट है, इटोरोकॉक्सिब। जिसके पीछे कॉक्सिब आता है वो कौन सी है? सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। थैंक यू।